जय माता दी ऑल। और आज आपको एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं द पेपर ऑफ ईबीसीएल इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2। और सिक्योरिटी लॉ का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी डिटेल में दे चुका हूं इन माय प्रीवियस वीडियो। आई हैव ऑलरेडी गिवन अ थॉरो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी लॉ। और उसके अलावा एक चीज बोलना चाहता हूं, यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट में आई हैव गॉट 2 इंट्रोडक्शन वीडियोस ऑफ सिक्योरिटी लॉ, one video of 3 hours very much thoroughly detailed and one video of 1 hour। तो 4 घंटे के आसपास का, अगर आप और ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन देखना चाहते हैं, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन माय प्लेलिस्ट। एंड राइट नाउ फोकस एरिया इज ऑन ईबीसीएल पेपर। और जब इस पेपर के बारे में डिस्कशन शुरू करने जा रहा हूं तो पहली चीज बोलूंगा, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में इट इज द मोस्ट वास्ट पेपर। और इतना जो वास्ट पेपर है, अगर मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, कंपनी लॉ में भी, या वेल जो आपने जेआईजीएल पढ़ा, या आप यहाँ पर आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ेंगे, इतना वास्ट पेपर और कोई नहीं है। नंबर ऑफ एक्ट्स को अगर मैं काउंट करूं, नंबर ऑफ एक्ट्स जितने यहाँ दिए गए हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स जितने यहाँ दिए गए हैं, जितनी वेराइटी है, वेराइटी वाइज इट इज वास्ट, मोस्ट वास्ट पेपर इन द होल सीएस कोर्स करिकुलम। सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी इतना वास्ट पेपर और कोई नहीं है। तो इस पेपर की अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिविटीज के बारे में बात करेंगे, और इस पेपर को हैंडल कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। और एक सुपर स्पेशलाइजेशन पेपर है जो आपको 2 चीजों में सुपर स्पेशलाइजेशन देना चाहता है, और उसके अलावा कुछ और ज्ञान ध्यान की बातें भी हैं इस पेपर के अंदर, व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस लॉज, कमर्शियल लॉज। So the paper is divided in 3 parts without wasting more time. The part 1 is Foreign Exchange Management Act, non-banking financial companies, and there are other regulations of RBI which is 40 marks. अभी मैं डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। Part 2 is Competition Law only, 25 marks. Old syllabus in the CS program it used to be 5 marks only, और 5 नंबर से बढ़ाकर 25 नंबर कर दिया है। कोई तो रीजन होगा। The number of pages remains same, the course content remains same, but the weightage is increased from 5 marks to 25 marks। तो ICSI ने कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ तो सोच विचार के आपके फ्यूचर को देखते हुए वेल मार्क्स वेटेज बढ़ाई है। यहाँ पर बात करूंगा मैं इसके बारे में। एंड देन पार्ट 3 इज बिजनेस लॉज, कमर्शियल लॉज, which is 35 marks। Getting started from the very beginning, and that is 40 marks on the top when we are talking about the part A। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते जाते हैं, एंड इन द पार्ट ए, और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगा सब चैप्टर के बारे में 2-2 मिनट, ताकि आपको एक पूरा आइडिया हो जाए इस पेपर के बारे में। और फिर हल्का फुल्का वेल हाउ टू प्लान इट इन स्टडीज, उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 इज देयर, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी फंक्शनिंग क्या है, और ऑब्वियसली हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, और वो करेंसी कॉइनेज वगैरह को लेकर बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, और टाइम टू टाइम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, एमपीसी मीटिंग होती है, जिसमें टाइम टू टाइम दे इंक्रीज और डिक्रीज द रेपो रेट, द रिवर्स रेपो रेट, यू मे बी अवेयर ऑफ। तो आरबीआई एक्ट है, और सीखने के लिए बहुत कुछ है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, और मैं कहूँगा वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का एक चैप्टर जो है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 से वहां से उठा लिया गया, पिक कर लिया गया, और यहाँ पर उसका थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंशन ऐड ऑन कर दिया गया। तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर को हैंडल करने में। बट समथिंग न्यू विच इज कमिंग अप, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एंड वेल आई विल से डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, वो क्या बोलूं दूसरे वर्ड्स में, डॉलर, डॉलर इंडिया में आ रहा है, डॉलर इंडिया से जा रहा है। फॉरेक्स इनफ्लो हो रहा है, फॉरेक्स आउटफ्लो हो रहा है। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉरेक्स लेकर इंडिया में आ रहे हैं, और फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, लैंड परचेज कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। तो फॉरेक्स मूवमेंट इज देयर। ऐसे ही पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया के बाहर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर लैंड या बिल्डिंग्स परचेज कर रहे हैं, या फिर इंडियंस आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर टूरिज्म पर्पस, और वहां जाकर फॉरेक्स खर्च कर रहे हैं। तो सबको कंट्रोल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एंड ऑब्वियसली कल को आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे किसी ऐसी कंपनी में जिसमें डायरेक्टर्स इंडिया के बाहर रहते हैं, और वो इंडिया में बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप उनको सिटिंग फीस पे कर रहे हैं, यू शुड नो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
और उसके अलावा आपकी कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती है, आपकी कंपनी इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करती है या कोई बाहर वाला आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और इसी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से निकलते हैं कुछ चीज़ें और निकलती हैं। इसके अंदर से कुछ आरबीआई रेगुलेशंस निकलती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस, एफडीआई पॉलिसी बाय आरबीआई। और आपको शायद पता होगा कि ऑब्वियसली वी से 1991 1992 जब मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था एंड ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या हम कहते हैं ही वाज बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एशिया। तो अवार्ड मिला था उनको एंड वेल ही स्टार्टेड ऑल दैट प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। और इंडिया के बाहर गए, इंडिया के बाहर से जाकर फॉरेन कंपनीज को इंडिया में लेकर आए, कोका कोला, पेप्सी, एडिडास, प्यूमा, रीबॉक, नाइकी, हुंडई, होंडा। ये सब कुछ नहीं था इंडिया में 1991 से पहले। सबको लेकर आए, बुलाकर लाए कि आइए इंडिया में बिजनेस कीजिए, अपनी सब्सिडरीज एस्टैब्लिश कीजिए एंड ग्रेजुअली, और मैं कहूँगा अभी भी करंटली गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट। तो मोदी जी इंडिया के बाहर जाते हैं और वो बाहर जाकर एफडीआई मांग कर लाते हैं कि आओ आओ हमारे देश में पैसा लगाओ, हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करो। और अभी तो हमने टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन में 100% एफडीआई अब अलाउ कर दिया कि बाहर वाले लोग आए और हमारे दार्जिलिंग में, आसाम में जो टी प्लांटेशन है, कॉफी प्लांटेशन है, वो माउंटेन्स खरीदें, पहाड़ खरीदें और हमारे देश में डॉलर आए। पता नहीं आपको सुनकर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है कि कोई हमारे माउंटेन्स खरीदेगा। ऐसे ही केरला में, तमिलनाडु में आइए और हमारे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन के माउंटेन खरीदिए। फॉरेन कंपनीज आएंगी, खरीदेंगी वो लैंड, वो माउंटेन्स, और फिर हम लोग वहां पर एज एम्प्लॉइज काम करेंगे। सो वेल एनी हाउस, डॉलर इंडिया में आएगा और इंडिया का डॉलर रिजर्वायर बढ़ जाएगा। हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो उसके लिए डॉलर्स तो चाहिए इंडिया में लेकर आना है। सिर्फ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करके डॉलर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है ना, वो एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल। तो उससे क्या होता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रहता है। यू अंडरस्टैंड दैट नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिकॉज इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स। तो उसमें इंपोर्ट करने के लिए जो फॉरेक्स आउटफ्लो होता है वो ज्यादा होता है, और इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो फॉरेक्स आउटफ्लो, इनफ्लो जो आता है वो कम आता है। तो उसको कहीं ना कहीं मेकअप करना है, इकोनॉमी को खोलना भी जरूरी है, बंद करके नहीं रख सकते हैं। तो एफडीआई इनवाइट करते हैं और मोदी जी टोक्यो गए, वहां ड्रम भी बजाया, एफडीआई चाहिए। और ऑब्वियसली बार बार अमेरिका जाते रहते हैं और कई बार गए, और हर बार वहां के कॉरपोरेट्स से मिलते हैं, एफडीआई चाहिए। और आपको मालूम होगा फेसबुक ने अभी इन्वेस्ट किया रिलायंस के अंदर, तो वो क्या है, FDI is coming in Reliance Jio, they are investing. So FDI policy is very, very, very important for Indian economy and very important for your exams. And इसी के साथ मैं कहूँगा इसका उल्टा हो जाता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर पैसा लगा रही हैं, तो टाटा स्टील परचेजिंग will I'll say number 5 स्टील कंपनी इन इंग्लैंड, इंडिया के बाहर जाकर बाहर की कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। लाइकवाइज एयरटेल ने जेन टेलीकॉम एक्वायर की साउथ अफ्रीका में, कुमार मंगलम बिरला ने और बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने कनाडा में जाकर एल्यूमिनियम कंपनीज एल्कान परचेज की, नंबर 1 एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ कनाडा। तो इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया। वेल टाटा मोटर्स एक्वायरिंग जगुआर लैंड रोवर। तो रिवर्स डायरेक्शन, और ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं एसयूबी के पेपर में थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी डिटेल बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि और चीजें जो जुड़ी हुई हैं फैमा के साथ, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जो अभी अमेंड हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया है, एंड दैट इज अमेंडमेंट्स आर अवेलेबल इन माय ऐप, वेल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबॉडी, यू कैन चेक आउट दोज अमेंडमेंट वीडियोस। सो ये सब कुछ कहीं ना कहीं फैमा के साथ ही कनेक्टेड है, ये सारी चीजें, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंसेस। एक एफसीआरए को बीच में से अगर अलग कर देता हूँ, which is a separate act जिसके बारे में अभी बात करूंगा, तो all of them are connected with, the remaining things are connected with FEMA only। और ये FEMA में से ही निकलकर बाहर आ रही हैं ये चीजें। एंड आई टेल यू वन थिंग, अगर ये चीजें आपकी ग्रिप में आ जाती हैं तो करियर कैन बी वेरी वेरी गुड। और हो सकता है आप इंडियन लॉ फर्म में काम कर रहे हैं और फॉरेन क्लाइंटल को सर्विसेज दे रहे हैं, आप फॉरेन क्लाइंट्स को, फॉरेन कंपनीज को, और आपका एक पैर इंडिया में है, एक पैर टोक्यो में है,
और या फिर कभी अमेरिका, कभी टोक्यो, कभी इंडिया, ये घूमना फिरना लगा रहता है। एंड इट हैपेंस विद वेल मैनी पीपल हु आर वर्किंग देयर। और हो सकता है आप आरबीआई में जाकर आरबीआई के अंदर जो ऑफिसर्स हैं जनरल मैनेजर लेवल के, उनसे मिलेंगे और फैमा को लेकर आपकी क्लाइंटल का जो काम है वो करवाएंगे वहां जाकर। और अगर आपके क्लाइंट्स के ऊपर छापा पड़ता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि कुछ गड़बड़ की है, लॉ कॉन्ट्रावीन किया है, तो आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे एंड यू अर्न द प्रोफेशनल मनी विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कितना, बट वन well one thing I like to share with you that my past student will Rudra Pandey, and he is now senior partner in Shardul Amarchand Mangaldas, and I can really be proud of a few of my students who are working in the field of FAMA. He is one of them, and Shardul Amarchand Mangaldas is number one law firm of India. तो आपका फ्यूचर भी इधर हो सकता है। दैट वेल व्हेन रुद्र टेल्स मी कि सर उठना बैठना होता रहता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में विद द टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल तक भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वन लेवल टू लेवल बिलो दैट सर, मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं। Rudra appeared on CNBC Awaz in one of the programs. He was a speaker presenter there, talking about FDI coming from Japan, from Tokyo, and talking about his clientele and the things they are doing for them. तो बहुत अच्छा लगा देखकर that my student is appearing on CNBC Awaz channel and well and talking about the FDI policy of India and the Japanese FDI which is coming to India. लाइकवाइज मैं कहूँगा मेरे कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं जिन्होंने जो एफडीआई को लेकर काम कर रहे हैं, जो फैमा को लेकर काम कर रहे हैं। आई कैन नेम अ फ्यू लाइक संयम गुप्ता इज देयर, एंड देन वेल सुमित गर्ग इज देयर, एंड देन देयर आर मेनी अदर्स जो एफडीआई को लेकर काम कर रहे हैं और फैमा को लेकर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना फ्यूचर उस तरफ बनाएं। वेल यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो फिर आपको कंपनी लॉ का काम नहीं करना है। फिर आप चाहे लॉ फर्म में या प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म में है, तो आपका कोर एरिया जो है वो फैमा हो गया है। और इसके साथ जुड़ी हुई चीजें अगर मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, वेल दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एंड आई टेल यू वन थिंग, स्पेशलाइज्ड एरिया है, एक्सपर्टीज चाहिए। और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं तो वीकली बेसिस पे मल्टीपल अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको हर वक्त अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, विच इज अ बिग चैलेंज। एंड यू आर वर्किंग विद अ टीम इन द लॉ फर्म, इन द फैमा डिपार्टमेंट इन द लॉ फर्म। तो आप सब लोग मिलकर काम करते हैं एंड फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी तरफ से परफेक्शन के साथ क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, which is well I'll say as I'm saying a very good core area, expert area by itself. तो हर कोई ये फैमा के काम को हाथ नहीं लगा पाता है, ये सच है, unless you are always updating yourself. And then apart from FEMA, well one thing I can add on over here, that is Foreign Contribution Regulation Act 2010। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 की क्या खास बात है कि कुछ प्रोहिबिशंस हैं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस, कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से फॉरेक्स में या किसी भी तरीके से इंडियन रुपीस में भी डोनेशन नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आर्टिकल्स भी नहीं ले सकते, गुड्स भी नहीं ले सकते। किन लोगों को बिल्कुल मना है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, political parties, then the parties which are having which are supporting the political parties. You can say the organizations which are supporting political parties, like RSS is there, Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee is there, SGPC is there, and which well Bajrang Dal is there. तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं which are supporting a political party, ये लोग भी बाहर से फॉरेक्स नहीं ले सकते। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना बिल्कुल मना है। और कुछ लोग हैं जिनको अलाउड है विद द गवर्नमेंट परमिशन, परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लाइक अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये लोग बाहर से ले सकते हैं, बट टेक द लाइसेंस और टेक द परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर दैट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, फॉर दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉर दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि एमपीज को, एमएलएस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, न्यूज़पेपर्स जो ओनर हैं उनको बिल्कुल मना क्यों है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। मुझे मना नहीं है, आम आदमी को, आपको मना नहीं है, मतलब इन जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया को मना नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरीज को मना है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनको मना है कि बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, ना कैश में ना काइंड में। बिल्कुल मना है। क्यों मना है वो हम समझ में हमें आता है कि इसलिए मना है कि अगर बाहर से कंट्रीब्यूशन आएगा और बाहर का पैसा अगर इंडिया में आएगा, तो फिर जो इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगी,
अगर वो फॉरेन फंडिंग लेकर इलेक्शन जीती है तो फिर वो इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज उस तरीके से बनाएगी, वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गई है तो अपनी पॉलिसीज इस तरीके से बनाएगी जिससे उस कंट्री को खुशी मिले, उस कंट्री के गवर्नमेंट को खुशी मिले जहां से वो फंडिंग आई है। तो उनको खुश करने के लिए, उन फॉरेन कंपनीज को खुश करने के लिए इंडियन पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जिन फॉरेन कंपनीज ने, अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अगर एप्पल और गूगल, ये लोग अगर एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को, अगर एमपीज को फंडिंग देते हैं और फिर वो इंडियन पार्टी जीत जाती है और चुनाव जीत जाती है और फिर गवर्नमेंट बनाती है, तो ऑब्वियसली पॉलिसीज ऐसे बनाएंगे जिससे कि वो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर इंडिया का लैंड कैप्चर कर सकें, इंडिया की जमीन कैप्चर कर सकें और यहाँ के लोगों को अपना एम्प्लॉयज बना सकें और पॉलिसीज ऐसी हो जो उनके लिए फेवरेबल हो और हमारे लिए फेवरेबल ना हो। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि क्यों मना किया जा रहा है। और फिर जजेस को क्यों मना किया जा रहा है, ऑब्वियसली इंडियन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस वगैरह को क्यों मना किया जा रहा है। कल को वो लोग जब इंडिया में बिजनेस करेंगे, फॉरेन कंपनीज जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, और जब इंडिया में बिजनेस करेंगे और अगर उन्होंने इंडियन जजेस को अपने वहां बुलाकर, अपनी कंट्री में बुलाकर वेल अच्छा खुश किया हुआ है, गुड्स और गिफ्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो इंडियन जजेस का वो बेंट ऑफ माइंड हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा टुवर्ड्स द फॉरेन कंपनीज। लाइकवाइज इंडियन न्यूज़पेपर और इंडियन टेलीविजन चैनल्स जो है, न्यूज़ चैनल्स, इनको मना है कि बाहर वालों से फंडिंग ना लें, क्योंकि अगर बाहर वालों से फंडिंग लेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी कि न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ ऐसी चलाएंगे जो हमारा दिमाग, मतलब ऑब्वियसली ब्रेन वॉश करने के लिए होगी इन द फेवर ऑफ फॉरेन कंपनीज जिन्होंने फंडिंग दी है उन न्यूज़ चैनल्स को। तो मतलब बेसिकली गिफ्ट्स दिए हैं फॉरेन, जो भी इंडियन न्यूज़ चैनल के एंकर हैं, ओनर्स हैं, उनको गिफ्ट दिए हुए हैं, तो इसलिए मना किया जा रहा है। लेकिन क्या उसके बावजूद भी होता था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो होती हैं, हालांकि लॉ में लिखा हुआ है 5 साल की जेल है एंड ऑल दैट। फिर भी 1976 में जो ओरिजिनल लॉ बना था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, जिसमें बिल्कुल बना था, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन था उस, और नहीं अगर आप मानते तो 5 साल की जेल है। उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज वगैरह लेते रहे पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन बाहर से। और 2014 2018 के बीच में, 2017 मान लीजिए, इस बीच में दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर भी आया, किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दिया था इन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, बीजेपी कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट, कि इन लोगों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कॉन्ट्रावीन किया है और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी वेल पार्टी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको जेल होनी चाहिए, 5 साल की जेल होनी चाहिए। पार्टी को तो जेल नहीं होगी, तो जो पार्टी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनको जेल होनी चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, यस यस देयर इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बाय कांग्रेस आल्सो, बाय बीजेपी आल्सो, और बताइए क्या करना है अब आगे। तो बताइए क्या करना है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जा रहा है, वहां से कोई जवाब नहीं आया। और 2018 में मीनवाइल एक फाइनेंस एक्ट 2018 आया और उसमें लिख दिया कि जितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अभी तक लिया गया बीजेपी द्वारा और कांग्रेस द्वारा, डायरेक्टली नहीं लिखा, इनडायरेक्टली लिखा, लेकिन लिख दिया गया फाइनेंस एक्ट 2018 में कि वो सारा का सारा जो पहले हम ले चुके ना, वो वैलिड था और उसके लिए किसी को जेल नहीं होगी। और ये रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ वेल अमेंड किया जाता है, रेट्रोस्पेक्टिवली 1976 से रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया जाता है, ये फाइनेंस एक्ट 2018 में लिख दिया गया। तो बड़ा मजेदार हो गया कि आप पिछले जितने भी 1976 से लेकर 2018 तक जितना भी फॉरेक्स ले लिया, वो सारा वैलिड था और उसके लिए किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। सो ब्यूटीफुल अमेंडमेंट आई से। और वो अमेंडमेंट कहाँ हुई, लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, और किसने किया अमेंडमेंट, किसने किया, वही पॉलिटिकल पार्टी जो ऊपर बैठी, जिनको हमने चुनकर भेजा है। तो हम भारत की इंटेलिजेंट, समझदार जनता, जिन्होंने इन लोगों को अपने ऊपर बैठाया है, ये लोग अपने हिसाब से लॉ चेंज कर लेते हैं और फिर किसी को जेल फाइनली नहीं नहीं जाना पड़ा। और वो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि पिछले 40 साल से गड़बड़ हो रही है, फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, तो किसी को जेल जाना चाहिए, वो पता ही नहीं चला कौन जेल जाएगा, और कोई गया भी नहीं, कोई गया भी नहीं। अब और ज्यादा एनालिसिस अभी नहीं करेंगे। हाँ, जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर में एनालिसिस होता है, तो सिर्फ चैप्टर पढ़ना इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, उसके साथ प्रैक्टिकल चीजें जो हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको भी आंख कान खुले रखकर देखना चाहिए और उनको अपने चैप्टर्स के साथ कोरिलेट करना चाहिए। चाहे हम फैमा पढ़ें, चाहे हम एफडीआई पढ़ें, चाहे हम ओडीआई पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो आसपास की चीजों के साथ कोरिलेट करके चलना चाहिए, तो चीजें समझना और मजेदार हो जाता है, आसान हो जाता है। ईसीबी एज आई एम सेइंग अमेंडेड अवेलेबल ऑन माय ऐप ऑलरेडी, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अ ब्यूटीफुल चैप्टर, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी उसके साथ जुड़ा हुआ है।
जिनको हम बोलते हैं तो इंडिया में लेकिन फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो इंडिया की ज़मीन पर, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सांता क्रूज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडिया में बहुत सारी हैं लेकिन उनको माना जाता है कि वो फॉरेन कंट्री की ज़मीन है। और वेल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो कुछ आपको एक हल्का सा हिंट दे दूं यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में जब बात कर रहा हूँ, इसमें दो बड़ी खास बातें बताना चाहूँगा, देन आई विल मूव ऑन फर्दर इन द डिस्कशन। कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि देश के वेल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, डायरेक्ट इंसेंटिव्स, इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स। वैसे इंडिया से इंडियन रोज का, नागपुर में जो रोज उगता है उसका एक्सपोर्ट बहुत होता है, और वैलेंटाइंस डे के आसपास यूरोप में बहुत एक्सपोर्ट होता है। तो वेल इंडियन रोज इज वेरी फेमस that way speaking in Europe, in America, for they use it in their well I'll say फेस्टिवल्स, ओकेजन्स, तो उसके लिए काफ़ी हम फेमस हैं इंडियंस। इंडियन डायमंड्स जो इंडिया में कट होते हैं और कटिंग होती है, पॉलिशिंग शाइनिंग होती है, वो बहुत एक्सपोर्ट होता है इंडिया के बाहर। हम साउथ अफ्रीका से रॉ मटेरियल मंगाते हैं और फिर उसका इंडिया में कटिंग करते हैं। सांताक्रूज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। फिर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो इंडियन डायमंड इज़ वेरी वेरी फेमस, क्योंकि यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में कटिंग और पॉलिशिंग शाइनिंग करने के लिए, दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्वालिटी वाइज कहते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड। देन आई से और बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए इंडिया फेमस है। इंडिया से टी एक्सपोर्ट होता है, बासमती एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, लुधियाना से बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता है, हॉजरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, वूलन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, पानीपत से ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स एक्सपोर्ट होती हैं। लाइकवाइज तमिलनाडु में तिरुपुर है, वहाँ से बहुत मतलब वो भी बहुत एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, कि वहाँ जो भी प्रोडक्शन होती है तिरुपुर में वो सारा एक्सपोर्ट होकर अमेरिका चला जाता है। और स्पोर्ट्स गुड्स और स्पोर्ट्स वियर और टी शर्ट्स और जो भी वहाँ वेल टेक्सटाइल वगैरह बनाया जाता है तिरुपुर में, वो एक्सपोर्ट किया जाता है। सो दैट वे स्पीकिंग, यस यस, इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट्स हब हैं, कुछ सिटीज ऐसी हैं जिन सिटीज में प्रोडक्शन होता है और फिर वो सारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया के बाहर। तो दो सिटीज आर फेमस फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस एंड ऑल दैट। लेकिन मैं बात कर रहा था कि दो चीज़ों के बारे में। नंबर वन, इंडिया में हम चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी प्लांट मशीनरी आ जाए, तो वो वेल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आप बेस्ट क्वालिटी प्लांट मशीनरी इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर लो विद ईपीसीजी ऑथराइजेशन या ईपीसीजी लाइसेंस, और उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी मत दो, 0% इंपोर्ट ड्यूटी। तो अगर आप मान लो कि आप $5 करोड़ की वेल प्लांट मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो और वैसे उसके ऊपर 35% 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेव ऑफ कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, आप इंपोर्ट ड्यूटी मत दो, और $5 करोड़ की आप प्लांट मशीनरी इंपोर्ट कर लो। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $2 करोड़ की वो इंपोर्ट ड्यूटी वेव ऑफ की है, तो बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाह रही है कि आप उस प्लांट मशीनरी के ऊपर वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप इंडिया में लेकर आए हो, उसका क्या यूज करो, उसको आप अपनी फैक्ट्री लगाओ, उस पर आप फिनिश गुड्स बनाओ, और गुड्स बनाकर जो भी आप उस पर प्रोडक्ट बनाओगे वो प्रोडक्ट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो। और जिस वैल्यू की वो प्लांट मशीनरी है, बेसिकली कहना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्रीफाइस किया है वो इंपोर्ट ड्यूटी $2 करोड़, लेट अस प्रिज्यूम, उसका 6 गुना, 6 टाइम्स आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो, दैट इज $12 करोड़ के इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स बना बनाकर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो। इंडिया में फॉरेक्स आना चाहिए, और उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। द टाइम इज गिवन 6 years। तो जिस दिन आपने प्लांट मशीनरी इंपोर्ट की, अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल की, 6 साल के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करो। तो एक तरफ आपको इंसेंटिव मिला, एक तरफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। इंसेंटिव क्या मिला कि आप बाहर से प्लांट मशीनरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लो इंडिया में, जो हमारे पास नहीं है। और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छूट क्या मिल गई है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे ले आओ। लेकिन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या मिली, जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोड़ा, वेव ऑफ किया, सेक्रीफाइस किया, उसका 6 टाइम्स आप प्रोड्यूस करेंगे और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम्पल दोबारा सुन लेना, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग हैपनिंग इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। लाइकवाइज इंडिया में और क्या कमी है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम क्या करें, बाहर से हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, 0% इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है, कि जितने का आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया उससे ज्यादा की वैल्यू का आप फिनिश गुड्स बनाओ, और वो फिनिश गुड्स बनाकर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो। तो आप दोनों चीजें बाहर से ले आओ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लांट मशीनरी एंड द बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, दोनों आप बाहर से ले आओ।
0% इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे सेक्रीफाइस किए। फिर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वही रॉ मटेरियल यूज करो, वैल्यू एडिशन करो, फिनिश गुड्स बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो और अपनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करो। और इससे होगा क्या, फॉरेक्स जो आउटफ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वो कम हो रहा है। और जो फॉरेक्स इनफ्लो होगा जब हम एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे, वो फॉरेक्स इनफ्लो होगा, वो ज्यादा होगा, तो उससे हमारे देश को फायदा होगा। दैट इज द होल आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस। फिर बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, बताने के लिए सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूँ, डीम्ड एक्सपोर्ट्स। और उसमें क्या है, इंडियन मैन्युफैक्चरर इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, विद इन इंडिया सप्लाई कर रहा है टू अ पर्टिकुलर बायर विद इन इंडिया, लेकिन मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा डीम्ड एक्सपोर्ट्स की उसने एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि वो प्रोडक्ट इंडिया के बाहर गया ही नहीं, लेकिन मान लिया जाएगा कि वो प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो गया, एज इफ कि इंडिया के बाहर चला गया। बीच में कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, डिफाइंड है, और उस इंडियन मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट करने के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स जो उसको दिए जाएंगे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। अब वो किसको देना है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। यूएनओ का ऑफिस है दिल्ली में, यूएनओ ऑफिस इन दिल्ली। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और यूएनओ ऑफिस को दे रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इन दिल्ली और एनीवेयर इन इंडिया, और वो गुड्स सप्लाई कर रहा है। मान लिया जाएगा कि वो गुड्स इंडिया के बाहर चली गई, जबकि एक्चुअली वो गुड्स इंडिया के बाहर नहीं गई, यहाँ पर यूएनओ ऑफिस में कंज्यूम हो रही है। और क्यों माना जाएगा, उसके पीछे लॉजिक है कि अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर सप्लाई नहीं करता, तो यूएनओ वो गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करती, और इंपोर्ट करते तो इंडियन ऑफिस में इंपोर्ट करते, तो यहाँ से फॉरेक्स आउटफ्लो होता। तो वो फॉरेक्स आउटफ्लो होने से बचा लिया किसने, इंडियन मैन्युफैक्चरर ने, जिसने जिसने इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करके यूएनओ ऑफिस को सप्लाई किया। अभी और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं इन सब चीजों को कवर करने के लिए। लॉट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स आर देयर टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक लाइन में ही बोलूंगा अभी बस इसके बारे में। पार्ट ऑफ इंडिया विच इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इंडिया, विच इज ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी, और बहुत सारी रिलैक्सेशंस हैं कस्टम्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, टैक्सेशन में बहुत सारी रिलैक्सेशंस हैं, और एक्साइज ड्यूटी को लेकर एंड वट एवर जीएसटी को लेकर बहुत सारी रिलैक्सेशंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए 40 मार्क्स, एंड आई विल से सुपर स्पेशलाइजेशन इन दिस नॉलेज। आपका फ्यूचर किधर जाने वाला है, कि आईसीएसआई चाह रहा है कि आपका फ्यूचर किधर जाए, कोर एरिया आप क्या बनाइए फैमा को, और एक पूरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफी है, मतलब 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, वट एवर विल बी योर प्रोफेशनल लाइफ, आप 35-40 साल सिर्फ फैमा में ही काम करते रहिए, और फैमा के साथ जो कनेक्टेड ये सारी चीजें इनमें काम करते रहिए, तो आपको वापस मतलब किसी और चीज की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। एंड देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन द फैमा डिपार्टमेंट इन सर्टेन लॉ फर्म्स, एंड देन दे डोंट लुक आउटसाइड फैमा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं बाहर देख लेते होंगे, 90% वो सब इसी पे ही काम कर रहे हैं। ये 40 नंबर जो है उनकी जिंदगी बन जाता है। देन आई विल से पार्ट 2 द कंपटीशन लॉ, और एक लाइन में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा सिर्फ इसमें। हैविंग अ मोनोपोली इज नॉट बैड, misuse of monopoly is bad, creating a big size of the organization is not bad, the bad behavior by that organization is bad। तो कंपटीशन लॉ में इस फिलॉसफी के ऊपर काम होता है कि अगर किसी की मोनोपोली है ऑल ओवर इंडिया, तो वो उस मोनोपोली को यूज कर रहा है, मिसयूज नहीं कर रहा है, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन मोनोपोली का मिसयूज कर रहा है, अब मिसयूज कितने तरीके के हैं वो लिस्ट दी गई है यहाँ पर, और उसमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत बढ़िया है। तो डूब कर जाना है अंदर, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, और बाद में इन्वेस्टिगेशन के जो सेक्शंस हैं, खूबसूरत फ्लो चार्ट्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आईसीएसआई मॉड्यूल में वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं दिए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम क्लासरूम में बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं, हमारे आसपास जो चल रहा है वो सब हम डील करते हैं। कि वेल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन लगाया, एयरलाइन कंपनीज के ऊपर फाइन लगाया, कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर फाइन लगाया, वेल लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन अराउंड अस, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर फाइन लगाया। क्यों लगाया, और फाइन कुछ हजार करोड़ का फाइन लगाया, मतलब फाइन छोटे मोटे नहीं है, कुछ हजार करोड़ का फाइन लगाया। और आप किसी ऐसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो जहां पर वो कुछ हजार करोड़ रुपए का फाइन लगा, तो आपके कंपनी सेक्रेटरी होने का क्या फायदा। और अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएस हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और वो केस लड़ रहे हो कंपटीशन कमीशन में खड़े होकर, और आप क्लाइंट कंपनी की तरफ से केस लड़ रहे हो, और क्लाइंट कंपनी से अच्छी खासी प्रोफेशनल फीस ले रहे हो, then you are making very good money, you are earning very 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 good professional fees in that case।
और अगर आप एक दिन में सीसीआई में 10 केस लड़ देते हो और सीसीआई में टोटल 30-35 केसेस एक दिन में लिस्टेड हैं, जिसमें से 10 केस आप अकेले ही लड़ देते हो, तो इसका मतलब आपकी पूरी लाइफ आप वही पिटिशंस बना रहे हो सीसीआई में फाइल करने के लिए, रिप्लाईज बना रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हो, तैयार कर रहे हो और फाइलिंग कर रहे हो और जाकर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो और हियरिंग्स में अपीयर हो रहे हो, एंड यू आर अर्निंग गुड मनी फॉर filing the petitions, for appearances from your clients. You can make really good money. और ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी, पहले एमआरटी कमीशन था, फिर सीसीआई हो गया, अभी पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी, और वो दिल्ली में पहले शाहजहां रोड पे हुआ करता था, दैट वाज नियर इंडिया गेट, अभी शिफ्ट हो गया है। तो ब्यूटीफुल वेल कॉन्सेप्ट्स और एक चैप्टर उसके और उसके साथ जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशंस, एक एक्ट है और उसके साथ जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशंस कैन बी सफिशिएंट फॉर होल लाइफ, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। आई विल से इट्स अ पॉसिबिलिटी अगर आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं थॉरोली। देन और अगर ट्रेनिंग भी आप जो लेते हैं उसमें आप कंपटीशन एक्ट में ट्रेनिंग भी लेते हैं और किसी ऐसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं जिसका सारा काम ही कंपटीशन एक्ट का है, और फिर आप भी उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो दैट कैन बी योर प्रोफेशनल करियर इन लॉन्ग रन। देन पार्ट 3, और इसलिए एक चीज यहाँ जरूर बोलूंगा, आईसीएसआई ने इसकी वेटेज इंक्रीज कर दिया। आईसीएसआई को मालूम है कि प्रोफेशनली बहुत काम की चीज है, और कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज जरूर बनेंगे आने वाले टाइम में जो कंपटीशन लॉ में अपनी पूरी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ लगा देंगे। देन पार्ट 3 बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, इसमें रेरा है, और आजकल सबको मालूम ही है कि नोएडा में, गुड़गांव में बहुत प्रॉब्लम हुई, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सुपर टेक वगैरह बदनाम हुए, बहुत आमपाली बिल्डर्स बहुत बदनाम हुए, प्रोजेक्ट खड़ा किया, 35,000 कस्टमर से, होम बायर से एडवांस मनी पकड़ लिया, 30 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, 75 लाख रुपीज, 80 लाख रुपीज, और ना तो घर डिलीवर हुआ, ना वो बिल्डिंग बनी, ना वो टावर बना, ना वो फ्लैट बना, ना वो कभी डिलीवर हुआ। तो फिर रेरा की जरूरत लगी और रेरा इंट्रोड्यूस किया गया। एक्ट बहुत सिंपल है, लेकिन कंट्रोल बहुत जबरदस्त है, खतरनाक कंट्रोल है अथॉरिटीज का रेरा के अंदर, और इस रेरा की वजह से बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनीज परेशान भी हुई हैं, नो डाउट्स अबाउट दिस, इन यूपी, इन हरियाणा ऑल्सो। समझने के लिए बहुत कुछ है, प्रोफेशनली समझने के लिए बहुत कुछ है, और पढ़ने में बहुत सिंपल है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कहाँ ज्यादा रखा, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं कहाँ उनको वीक कर दिया है, तो ये चीजें देखने वाली हैं, इसके अंदर एनालाइज करने वाली हैं। देन बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, एंड बेनामी प्रॉपर्टीज बनाना मना है, और कभी कभी न्यूज में आता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैलरी तो उसकी है 40,000 45,000 रुपीज पर मंथ, बट ही इज हैविंग अ one flat in Nainital, one flat he is having in Goa, one flat he is having in Dehradun, one flat he is having in Darjeeling। अरे भाई 45,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी में इतने फ्लैट्स कैसे बन गए? और फिर वो अपने नाम से नहीं है, किसी और के नाम से है। वो कोई और कौन हो सकता है उस सब में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, औरों के नाम से बना रहे, क्योंकि अपने नाम से बनाएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट इज देयर टू कैच दीज काइंड ऑफ पीपल। और अच्छे खासे उसमें भी फ्लो चार्ट्स बनते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनामी ट्रांजेक्शंस। सबसे नीचे इनिशिएटिंग ऑफिसर, उसके ऊपर अप्रूविंग अथॉरिटी, उसके ऊपर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल, सबसे ऊपर हाई कोर्ट। और वेल जब छापा पड़ता है, रेड होती है, तो किस तरीके से फिर अथॉरिटी काम करती है, और ये फ्लो चार्ट ऊपर से नीचे नहीं पढ़ना है, नीचे से ऊपर पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स आर देयर। तो वेल कुछ चार्ट्स लिखे जाते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन पढ़े जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, सो ऐसा भी हो जाता है, दैट आल्सो हैपेंस। उसके अलावा और चीजें जो हमारे सिलेबस में हैं, वेल आई से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और मैं कहता हूँ पढ़ना शुरू यहीं से करना चाहिए। दिस शुड बी द चैप्टर नंबर 1। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आसान है, इजी है, अच्छा फील होता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, और उसके बाद कंपटीशन एक्ट पढ़ते हैं, तो ना वो एक कनेक्टिविटी ठीक बनी रहती है, तो एक रिदम बना रहता है कि पहले आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा, फिर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट पढ़ा, फिर लीगल मेट्रोलॉजी, एंड फाइनली यू टच द कंपटीशन एक्ट लेटर ऑन। और कंपटीशन एक्ट पढ़ते हैं तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ कंपेयर भी कर लेते हैं, कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं, तो इट फील्स बेटर, क्योंकि कुछ चीजें पहले से मालूम होती हैं कंज्यूमर्स के बारे में, और वो कंपटीशन एक्ट में यूज हो जाती है। सो दैट इज हाउ वी, आई सजेस्ट पर्सनली कि पहले
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़िए, उसके बाद कंपटीशन एक्ट पढ़िए, तो कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अभी भी आगे आपको दोबारा फिर से पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डेप्थ में, इंटरप्रिटेशंस अच्छी करनी है। और रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसकी टेक्निकलिटीज एक्यूरेसी के साथ पकड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग एट दिस लेवल। और ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, केस लॉज होंगे, वो भी लिखने होंगे। केस लॉज एग्जाम में आ गए तो उनकी केसेस का नाम याद रखिए और जजमेंट्स याद रखिए, और वो लिख कर भी आने पड़ेंगे। तो इट्स सब्जेक्टिव पेपर नाउ, नॉट ऑब्जेक्टिव द वे इट यूज्ड टू बी अर्लियर। देन इसी के साथ जुड़ा हुआ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है कि अगर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी पार्टी को क्या क्या रिलीफ मिलेंगे, कॉम्पनसेशन मिलेगा या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या दोनों मिलेगा, क्या कब मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ दिया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वी आर फोकसिंग ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेल बेसिकली, और पहला तो यहाँ पर यही अपने आप में एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाता है, व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर एक एप्पल ट्री अगर जमीन पे खड़ा है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर उसके ऊपर एक एप्पल लगा हुआ है, अभी उतारा नहीं है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। एक फैन जो आप घर लेकर आए हैं बॉक्स पैकिंग में, वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको आपने अपनी रूफ में फिट कर दिया, फिट हो जाने के बाद वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, घूम रहा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक डोर आपके घर में फिटेड है, खुलता है बंद होता है, आप आते हैं जाते हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है। हिल रहा है लेकिन आप उसको उखाड़ कर नहीं ले जा रहे, तो उसको क्या माना जाएगा। एक बहुत बड़ा पॉन्ड है 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डायमीटर का, कभी भोपाल जाना हो तो वहां जाकर देखिएगा, या उदयपुर जाएंगे तो वहां लेक देखने के लिए मिलेगी आपको उदयपुर में, भोपाल में। और वहाँ फिशिंग होती है, तो वो जो पॉन्ड है दैट इज ह्यूज पॉन्ड ऑफ वाटर, और वो पॉन्ड कहीं जा नहीं रहा है, तो वो पॉन्ड मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके अंदर जो पानी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसमें जो फिशेस हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और फिर उससे कनेक्टेड टेक्निकल क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो बी रेडी फॉर दैट। बैम्बू ट्री अगर लगा हुआ है जमीन में तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कट होने से पहले, और कट होने के बाद तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ही, लेकिन कट होने से पहले वो बैम्बू ट्री क्या माने, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंटेंशन तो कट करने की है फ्यूचर में, तो कट करने से पहले ही इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लें, मूवेबल प्रॉपर्टी मान लें, या कट होने के बाद मूवेबल प्रॉपर्टी माने। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। और उसके अलावा लीगल प्रोविजंस में बहुत कुछ है एनालाइज करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो इट्स अ वेरी फनी एक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट। और काले पैसे को सफेद पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, भाई लोग हैं, भाईगिरी करते हैं, मर्डर करते हैं, डकैती करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स वगैरह में डील करते हैं, और उसे ब्लैक मनी कमाते हैं, और फिर उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक अकाउंट्स में उसको स्कैटर करके पैसे को डाल देते हैं, फिर उस पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पर, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स पे कर देते हैं। पहले पैसा कहाँ से आया, मर्डर से, डकैती से, बाद में सब कुछ वेल जगह जगह इन्वेस्ट करके उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, फिर उससे एक बड़ा सा शोरूम परचेज कर लिया, फिर उसमें वैन हुसैन लुई फिलिप का उसके अंदर वेल एजेंसी या फ्रेंचाइज ले लिया, और अब भाई जो है वो शोरूम का ओनर भी है, शोरूम मैनेजर भी है, और 9 से 5 शोरूम का मैनेजर है, और शाम को 5 बजे के बाद या शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद भाई अपना पुराना वाला बिजनेस अभी भी कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग अच्छी बात है या बुरी बात है। और फिर कल को वो भाई इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, एमएलए अपॉइंट हो जाता है, या किसी एमएलए को फंडिंग देता है, सपोर्ट देता है, तो इज इट गुड और इज इट बैड। ये सब कुछ बातें सोचने वाली बातें हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसको 7 साल की जेल है, मतलब और उसके अलावा फाइन वगैरह भी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके यहाँ छापा मारने के लिए भी जा सकता है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। और पिछले दिनों में न्यूज में था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छापा मारने के लिए कहाँ कहाँ गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वेंट टू द house of Vadra, probably you have heard the name Robert Vadra, then P Chidambaram। और अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि पंजाब में भी जगह जगह ये जब किसान आंदोलन चल रहा है, इन दोनों में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पंजाब में जाकर कुछ पर्टिकुलर बिजनेसमैन के यहाँ छापा मार रहा है, ये देखने के लिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया है तो हम जाकर करते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि कोई शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, इन महाराष्ट्र, उनकी वाइफ को भी लेकर कुछ आ रहा है कि शायद उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन गड़बड़ की है,
तो उनके यहाँ पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस गया है और वो भी जवाब में बोल रहे हैं कि आई नो कि बीजेपी, उन्होंने बोला अभी स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैं भी एक लिस्ट निकाल कर देता हूँ। आई डोंट नो कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस वगैरह चल रहा है, वो पॉलिटिकल सिनेरियो इज लाइक दैट। सो वेल आई विल से देन लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड अस। और जाते जाते चलते चलते इंट्रोडक्शन में एक दो बातें ऐड कर दूंगा, आपको पता होनी चाहिए। आई होप पहले से पता होंगी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये अब इंडिया में दे हैव बिकम एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर नाउ। और कब से एप्लीकेबल हो गए हैं, तारीख याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019। और किसने एप्लीकेबल बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एप्लीकेबल बनाया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो वो पहले ही जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल था, सिंस 1956 वो पहले ही एप्लीकेबल हो गया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पैदा हुआ था ऑन 1 मार्च 1882, लेकिन जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल हो गया था 1956 में। लेकिन ये जो तीन एक्ट्स ऊपर दिए गए हैं, ये तीनों अब एप्लीकेबल हो गए हैं जम्मू कश्मीर को एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। वो भूल ना जाऊं मैं, वो आपको मालूम है। नाउ देयर इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, दोनों को एप्लीकेबल हो गए हैं। एंड इसके पीछे रीजन क्या था, दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 क्लॉज 2 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका ये इफेक्ट हुआ। और 108 सेंट्रल लॉज, टोटल 108 सेंट्रल लॉज हैं जो हम पहले कहते थे कि इंडिया को एप्लीकेबल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और ये जम्मू कश्मीर को पहले एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन अब ये एप्लीकेबल हो गए हैं। तो उसी सेंट्रल लॉज में ये तीनों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी बीच में, ये तीनों आते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उस 108 एक्ट्स की लिस्ट में। अपॉइंटेड डेट बोला गया सेक्शन 95 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, और ये अपॉइंटेड डेट जो है दिस इज 31 अक्टूबर 2019 एज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिस दिन ये 108 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल किए गए ऑन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और एक चीज जाते जाते टुवर्ड्स द एंड, एंड दैट इज दिस इज लॉन्ग लिस्ट, एंड 19 एक्ट्स हैं जो हमारे सीएस कोर्स करिकुलम में हैं ओवरऑल, जो जम्मू कश्मीर पे अब एप्लीकेबल हो गए हैं। इनमें से ये जो मैंने जिन पे एरो मार्किंग कर दी है, वेल ये आपके ईबीसीएल के पेपर में है, जिनके सामने आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ब्लू स्क्वायर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स दिख रही हैं, वो जेआईजीएल के पेपर में थे। और ये जहां एरोज दिख रहे हैं, ये ईबीसीएल के पेपर में है। 7 एक्ट्स, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये 7 एक्ट हैं जो वेल ईबीसीएल के एग्जाम के साथ लिंक्ड हैं। और ये सातों एक्ट 31 अक्टूबर 2019 से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो ये कुछ शुरू की बातें हैं, जस्ट टू टेक द फील ऑफ द पेपर। अभी जो ले रहे थे वो फील ऑफ द पेपर ले रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो फील अच्छे से आ गया होगा। जिन्होंने ये इंट्रोडक्शन पूरा सुना है उनको जरूर जरूर फायदा हुआ होगा। और प्लीज वो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर मेंशन कर दीजिएगा इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज। और अगर फायदा हुआ है तो डू टेल मी कि आपको क्या फायदा हुआ है, आज क्या कुछ ऐसा नया पता चला है जो पहले पता नहीं था। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इट्स अ वास्ट पेपर, सो मेनी एक्ट्स। सबसे बड़ा चैलेंज वो जब रिवीजन करनी होगी ना आपको एग्जाम के लिए, एक दिन मिलेगा सिर्फ, उस वक्त इतने सारे एक्ट्स रिवाइज करना, दैट विल बी बिग चैलेंज। तो कुछ एक्ट्स के तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, विल बी रिक्वायर्ड। एक बार फुल डिटेल में पढ़ेंगे आप सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जाते जाते एक छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई एक्ट पढ़ोगे ना आपके सिलेबस में है। अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है और प्रॉपर्टी रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, फ्लैट्स खरीदने जा रहे हैं तो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का फ्लैट है, फ्लैट्स के और प्रॉपर्टीज के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, कारों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और कारें महंगी होती जा रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को कैसे रोकेगा, इन्फ्लेशन को कैसे रोकेगा, क्या करेगा इसके लिए, सोचिएगा। वो वेल बैंक्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ऑर्डर देगा, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को लेकर जो लैंडिंग रेट्स हैं उनको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ऑर्डर देगा, क्या करने वाला है आरबीआई कि वो प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो जाएं, इन्फ्लेशन जो एकदम बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाए। इसका आंसर will give in the comment box of this video if you can, if you know the answer। सीआरआर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, एसएलआर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे,
कुछ चीजें तो आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी इकोनॉमिक्स में. तो give the answer if you can. That's the challenge for you in this video over here. और जाते जाते बोलूंगा गेम प्लान, वेल रादर एक चीज जरूर बोल सकता हूँ मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन पार्ट, अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट EBCL इंट्रोडक्शन. And now, well, moving on further, game plan for giving CS Executive Group 2 exams in June 2021. दो options मैंने दी थी, पिछली वीडियो में भी बताया था. Last video I had already given these two options. एक वो जो आराम आराम से चलना चाहते हैं, जो शुरू में आराम से चलेंगे उनके लिए बाद में वेल टाइम फॉर रिवीजन कम हो जाएगा, सिचुएशन टाइट हो जाएगी. और ऑप्शन 2 जो शुरू में बहुत जल्दी जल्दी अपना कोर्स कवर करेंगे, बाद में उनके लिए रिवीजन टाइम कंफर्टेबल बचेगा और वो आराम से रिवीजन कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस केस में एग्जाम्स देने के लिए इन जून 2021. So with this, I'll stop it over here, and Deepak Gujrani is signing off. All the best for June 2021 exams. Thank you so much. Jai Mata Di.